Hello viewers, today I am going to make another video for the remaining questions from competency focused practice question for ICSE class 10 mathematics given by Council for the year 2024-25. So starting with question number 81 from linear inequations. So 11 plus 3x upon 5 is greater than and equal to 3 minus x. So पहले हम हाफ पार्ट ले लेंगे इसका अपॉन 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 माइनस एक्स. सॉल्व करने के लिए हम इसको 5 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 माइनस 5x. लाइक टर्म्स को एक की तरफ ट्रांसपोज कर रहे हैं तो 15 माइनस 11 इट मीन्स 8x इज ग्रेटर देन कितना बन गया 4. So x is greater than and equal to 4 upon 8 means x is greater than and equal to 1 upon 2 or you can also write 0.5. तो वो भी हम कर सकते हैं. अभी एक हाफ पार्ट का हो गया. नेक्स्ट इज इस तरफ हमारा आ जाएगा 3 माइनस एस इज ग्रेटर देन माइनस 3/2. तो x टर्म अभी रहने देते हैं यहीं पे माइनस 3/2 एंड माइनस 3 उधर चला जाएगा. एलसीएम लेंगे माइनस 3 माइनस 6 माइनस एक्स. सो माइनस एक्स है ग्रेटर देन माइनस 9/2 हो जाएगा. बट हम माइनस के साइन को हटाने के लिए -1 से डिवाइड कर रहे हैं. When we are dividing x by -1 तो वो तो प्लस का हो जाएगा बट साइमल्टेनियसली हमारा ये साइन इंटरचेंज हो जाएगा मतलब साइन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास 9/2 आ गया. लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारी बार बार यूज हो रही है. इट मीन्स ये आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. अब हमारा आ रहा है राइट द सोल्यूशन सेट. तो सोल्यूशन सेट क्या हो गया x इज सच दैट आपके पास कैसे लिखेंगे आप x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन 9/2. ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन सेट. हाँ आगे क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है वो भी लिखना छोड़ना नहीं है. तो सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख के आप पूरा से शो करेंगे तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया. सेकंड पार्ट में रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन. तो नंबर लाइन पे जब आप लेंगे तो 0 1 2 3 4 और हमारे को 5 तक लेना है. तो 1 2 3 4 5. हाफ कहां से स्टार्ट हो गया 0 और 1 से. इसके नीचे इक्वालिटी साइन है मींस डार्क सर्कल आएगा और इस तरफ हमारे पास 4.5 हो जाएगा. तो 4.5 मींस हॉलो सर्कल आ जाएगा ऑन नंबर लाइन. बिकॉज हमें यहाँ पर रियल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो रियल नंबर के लिए आपको पता है हम पूरी लाइन को डार्क करते हैं. अगर आप अलग कलर के पेन से करेंगे ज्यादा बेटर है या फिर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो और नंबर लाइन के ऊपर अपनी लाइन को इस तरह से ब्रॉड करके थोड़ा थिक लाइन को दिखाना है आपने. Next question from algebra. Determine whether the following quadratic equation is real roots and the given quadratic equation is 5x square minus 9x and plus 4 इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एक बार कॉपी करने के बाद हमेशा चेक कर लो कोई नंबर हमारा गलत तो नहीं आ गया, कोई साइन गलत तो नहीं हो गया. तो ये आ गया. अब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो हमें नेचर ऑफ रूट्स पता चल जाएगी. सो b इज -9 स्क्वायर माइनस 4, a इज 5, c इज 4. अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो आप लिखिए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है. 9 स्क्वायर 81 हो गया, -5 4 द 20 एंड 24 द 80. इट मीन्स 1 आ गया. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 1 आ रहा है तो अगर मैं इसका अंडर रूट करूंगी तो क्या आ जाएगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो है ना. तो इतना मतलब हमारे पास प्लस -1 आ रहा है. अंडर रूट का 1 करेंगे तो +1 तो आ ही रहा है. -1 को हम अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं बट रियल रूट्स आ रही हैं आपके पास. तो रियल रूट्स हैं. डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए उसने रूट्स की नेचर पूछी है. तो रियल रूट्स होंगी और वो भी रैशनल होंगी. तो रियल है और रैशनल है. ये इतना वर्ड तो आपको लिखना पड़ेगा. रियल है और रैशनल रूट है. रैशनल नंबर है मतलब बाहर आ रहा है, अंडर रूट से बाहर आ रहा है तो रैशनल होता है. इज द इक्वेशन इज रियल रूट. तो आइडेंटिफाई. तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है. तो रूट को हमें बनाना है माइनस बी हो गया -9 माइनस बी प्लस माइनस. डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो अपॉन 2a यानी कि 5. इट मीन्स क्या बन जाएगा 9 प्लस -1 अपॉन 10. इट मीन्स एक बार हम 9 प्लस 1/10 करेंगे, एक बार -1/10 करेंगे. तो फिर 9 प्लस 1 कितना हो गया 10/10 और उधर कितना हो गया 8/10. इट मीन्स 1 आ गया और ये किस पे कट रहा है 4/5. तो 1 और 4/5 आपके पास रूट्स आ जाएंगे जो आपको दिख ही रहा है. आप तो दिख रहा है कि रियल हैं और रैशनल भी हैं. रैशनल में और इरेशनल में फर्क पता करना जरूरी है. इरेशनल हम क्लास 11 में पढ़ते हैं. 10 तक में आपके पास रैशनल ही होता है. अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर नेगेटिव आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में चला जाता है. जैसे अगर मैंने यहां लिया था तो ये प्लस -1 दोनों होना था. अगर मैं माइनस लेती अंडर रूट के अंदर तो ये इरेशनल नंबर तो है ही है लेकिन ये फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है. तो वो हम क्लास 11th में रीड करते हैं, 10th में नहीं. In next question, the profit in rupees in a local restaurant and the number of customers who visit a restaurant are tabulated below for each week for 1 month. तो वीक नंबर दिए गए हैं हमें. वीक 1 2 3 4 4 के दिए हैं. नंबर ऑफ कस्टमर्स जितने विजिट हो रहे हैं वो दिए गए हैं. प्रॉफिट इन रुपीज हमें ये दिया गया डाटा.
तो सबसे पहले फाइंड इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड प्रॉफिट पर वीक इन कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन और नॉट। तो हमें पहले चेक करना है कि क्या ये कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन में लाने के लिए हमें पहले रेशियो चेक करना है। तो पहले फर्स्ट वीक के लिए हम चेक करते हैं नंबर ऑफ कस्टमर बाय प्रॉफिट रेशियो कितना आ रहा है 1400 डिवाइडेड बाय 28,000। तो आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, इट मींस 1/20 आ रहा है। सेकंड हम सेकंड वीक के लिए भी चेक कर लेते हैं 5600 एंड डिवाइडेड बाय 102 और ये 1000, इट मींस 1/20 आ रहा है। इट मींस दे आर इन रेशियो। बट कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर मींस अगर मैं इन दोनों को, यानी कि ये बी है ना सेकंड नंबर, तो 28,000 और 5600 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट सेम आना चाहिए। जो अगर हम करेंगे तो वो कितना आ रहा है, इसका बहुत लेंथी हो जाएगा 1568 और उसके आगे 5 जीरो, इतना बड़ा आ रहा है। और इन दोनों को करेंगे तो सेम नहीं आ रहा। तो हमने क्या लिखना है, दे आर नॉट इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, दे आर इन प्रोपोर्शन, क्योंकि रेशियो तो सेम आ रहा है दोनों का, लेकिन कॉन्टिन्यूड का जो क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन बी पार्ट। तो हमें क्या करना है, पहले देखना है एक्स किस में है, वीक 3 में है। तो वीक 3 में एक्स अपॉन मींस नंबर ऑफ कस्टमर, आपने लिखना है ये रेशियो मैंने किसका निकाला है, नंबर ऑफ कस्टमर है और नीचे डिवाइडेड बाय यहाँ पर प्रॉफिट इन रुपीज है, उसका रेशियो निकाला है। तो वही यहाँ पर भी हम ले रहे हैं, एक्स नंबर ऑफ कस्टमर है और प्रॉफिट इज 32140 इज इक्वल टू, अब हम कटिंग कर चुके हैं तो वही इजी वाला लेंगे। तो x का आंसर कितना हो जाएगा, 20x हो गया, इज इक्वल टू ये है। तो x इज इक्वल टू 32140 और ये क्या हो जाएगा, जो 20 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी बेसिकली हमें 2 से काटना है। तो 1607 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या है ये, x क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन थर्ड वीक। सिमिलरली उन्होंने y का भी पूछा है, तो y के लिए हम आपको उल्टा दिया हुआ है 3212 ये है और y हमें बताना है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट इन रुपीज हमें बताना है, बट रेशियो विल रिमेन सेम 20 ही रहेगा। तो यहाँ पर भी हम y कैलकुलेट करेंगे और y का आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मींस 3212 इंटू 20 हो रहा है। तो 0 लगा दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 246 64240, इतने रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो रुपीज लिखना है आपने कि इतना प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पर इतने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, क्योंकि एक्स और वाई किसको डिपिक्ट कर रहा है वो एंड में बताना जरूरी रहता है। और यहाँ पर भी डिवाइड करते टाइम आपको क्वांटिटी मेंशन करनी है। इन क्वेश्चन नंबर 84 फ्रॉम अलजेब्रा गिवन 9x स्क्वायर माइनस 4 इज अ फैक्टर। अब 9x स्क्वायर माइनस 4 इज ए फैक्टर मीन्स अगर मैं फिल करूंगी तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से बताना है। तो हमें इनको फिल करना है। अब फिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9, यानी कि x का आंसर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3। तो प्लस माइनस दोनों आएंगे, क्योंकि स्क्वायर को जब हम हटाएंगे तो अंडर रूट का मतलब x का प्लस माइनस दोनों आएंगे। तो पहली बारी के लिए हमने कर लिया लेट पॉलिनोमियल ये है, तो हम इसमें f की जगह पे पहली बारी में 2/3 फिल कर रहे हैं। तो आपको रूट निकालना तो समझ में आ गया। अब रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या हो गया कि हमने इसको यहाँ पर फिल करना है। तो पहले f 2/3 को करके देखते हैं कितना आ रहा है, फैक्टर है तो इट मींस रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पर फिल करेंगे 9 2/3 क्यूब माइनस m 2/3 स्क्वायर माइनस n 2/3 प्लस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर गिवन है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 को 3 बार करेंगे 8, 3 को 3 बार करेंगे तो 9 इंटू 3 लिखेगा ताकि 9 9 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ गया m, कितना आ गया 2 स्क्वायर 4 नीचे 9, फिर 2/3 n प्लस 8 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करते हैं, कितना बन सकता है, यहाँ 3 है 8/3 माइनस 4/9m माइनस 2/3n प्लस 8 इक्वल टू 0। तो हमें एलसीएम लेना ही पड़ेगा एक बार, 9 आ गया 3 3 9 8 3 24, यहाँ पर माइनस 4m माइनस 3 3 9 3 2 6n n प्लस 9 8 72 इक्वल टू 0। तो 9 तो उधर खत्म हो गया, क्या बचा माइनस 4m माइनस 6n और प्लस करेंगे दोनों को तो 4 into 6 7 into 9 96। लेकिन अभी सब में आपको 4 कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस 4 भी कॉमन ही है, तो हम प्लस में ले लेते हैं। 4 कॉमन नहीं 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, तो हमें 2 लेना पड़ेगा। माइनस 2 कॉमन लेके एक बार देख भी लो कि 2m आ गया, फिर प्लस 3n आ गया, फिर यहाँ से लेगा कि हमने माइनस कॉमन ले तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, देन इट इज 48 इक्वल टू 0। तो वो उधर जाके हो गया फिनिश, यानी हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, 2m प्लस 3n माइनस 48 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बना के हम अपने पास रख लेंगे। अब दूसरी बार हमने क्या बनाना है, इसी का दूसरा वर्जन बनाएंगे, यानी कि हमें माइनस का रूट लेना है, माइनस का 2/3 लेना है। तो हम पूरा नहीं सॉल्व कर रही हूँ,
माइनस का 2/3 लेने से कहाँ कहाँ चेंज आएगा, माइनस 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 यहीं पे हुआ। अब बाकी सारा सोल्यूशन तो सेम रहने वाला, क्यूब करेंगे तो माइनस में रहेगा, माइनस का ये करेंगे तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ पर भी ये प्लस का हो जाएगा। तो बेसिकली हमें साइंस के साथ करना है यहाँ पे चेंज, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स माइनस का 24 हो गया और प्लस का 6n आ गया। इट मीन्स तो -4m यहाँ पर प्लस 6n हो गया, लेकिन यहाँ हमने 72 में से 24 को माइनस करना, अभी तक तो हमने प्लस किया था, अब इसमें से माइनस करिए। तो 12 - 4 मीन्स यहाँ पर आपके पास 8 आ गया, और 6 - 2 मीन्स 4 आ गया, तो इक्वल टू 0। अभी भी आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, सेम वो 2 हम यहाँ से भी ले सकते हैं, चाहे तो -2 ही कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2m, लेकिन फिर यहाँ माइनस लगाना है क्योंकि माइनस माइनस तभी प्लस बनेगा, तो कितना हो गया -3n, और अगेन मुझे यहाँ पर भी माइनस लेना है, दिस इज 24 इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, 2m प्लस 3n, या फिर हमने माइनस का ले लिया तो ये इज इक्वल टू यहाँ पर 24 का आ गया। तो हम यहाँ सेकेंड इक्वेशन को भी कॉपी कर रहे हैं, -3n - 24 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमने दोनों को साइमेट्रिकली सॉल्व करना है और m और n की वैल्यू निकालनी है। तो आपको दिख रहा है, अगर मैं इसको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बना लेती हूँ या फर्स्ट सेकंड भी बना लो, तो ये दोनों प्लस करने पे कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस हो गया 4m 2m इतना बन गया, और यहाँ पर ये दोनों उधर जाएंगे तो प्लस ही होने नॉर्मल, 8 4 12 एंड 4 2 6 एंड 7, तो m इज इक्वल टू कितना आ गया 72 डिवाइडेड बाय 4, यानी कितना बना 4 1 जा एंड 4 8 32, तो m का आंसर आपके पास कितना आ गया 18। तो m का आंसर m इज इक्वल टू 18, ये एक आंसर आया। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में फिल करेंगे तो n का निकल जाएगा, यानी 3n है, उधर गया 48 माइनस 2m, 2m मीन्स 18, यानी कि 48 माइनस 18 टू 36, यानी कितना आ गया 8 माइनस और ये 12, तो 3n का है, तो n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 4, तो n का आंसर कितना आ गया 4, तो m का आंसर 18 और n का आंसर 4 आ गया। ये हमने इसको फैक्टराइज करके, मतलब रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम लगाने के लिए जो हमें a² - b² के फॉर्म में दिया था, उससे दो फैक्टर्स निकाल के m और n की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे इरेज करना पड़ेगा इसको, ताकि मैं आपको आगे के स्टेप्स दिखा पाऊं, क्योंकि अभी हमारे को रूट्स भी बतानी है, अभी तो सिर्फ m और n की वैल्यू आई है। जल्दबाजी पेपर में आधा क्वेश्चन मत कर लेना, अभी हम सिर्फ इसी को पॉलिनोमियल के अंदर डालेंगे। तो अब हमारा fx क्या बन गया 9x³ माइनस m की जगह पे क्या भरना है हमने 18x² माइनस n की जगह पे हमने क्या फिल करना है 4x एंड प्लस 8, ये आ गया हमारे पास। अब ये यहाँ पर कंप्लीट पॉलिनोमियल आ गया, लेकिन उन्होंने बोला फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। अब इसको कंप्लीटली फैक्टराइज करने के लिए 8 फैक्टर उन्होंने स्टार्टिंग में हमें दिया है, उसी को यूज करके अब हम थर्ड फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर होने चाहिए, 2 फैक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन गिवन फैक्टर उनके हिसाब से हमारे को दिया गया था ना, जिससे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है 9x² - 4, वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में था, हमने उसको a² - b² का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया था। तो अब यहाँ पर इसको फिल करेंगे, नॉर्मल डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर को लेंगे, फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो x आएगा 9x³ हो गया, 4 को लेंगे x के साथ करेंगे तो -4x आ गया, साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म 18x² और प्लस 8 ये कॉपी हो जाएगा, डिवाइड करेंगे दोबारा से तो -2 आएगा, तो -18x² हो गया, और माइनस इसको करा तो प्लस 8 आ गया, माइनस प्लस साइन चेंज करेंगे खत्म। यानी कि एक फैक्टर हमारे पास आ गया x - 2, और पहले ऑलरेडी हम इसके 2 फैक्टर्स निकाल चुके थे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो 9x² - 4 है, तो इसको हम 3x² - 2² करके भी तो कर सकते हैं ना, तो 3x - 2 और 3x + 2 ये 2 फैक्टर बन जाएंगे, तो ये हमारे पास फुल फाइनल आंसर बनेगा। यानी कि हमारे पास 3 फैक्टर्स बन रहे हैं इसके पास, एक बन गया x - 2, एक 3x - 2 और एक 3x + 2। Now question number 85 from probability, a very simple chapter but a question which have a trick in it. A student in the class is selected at random. Find the probability that the student has scored. Marks दिए गए हैं हमें out of 100 में से दिए गए हैं, और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो 0 से 10 में आए हैं, 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट के, ये हमें डाटा इस तरह से दिया गया है। Now we have to find the probability that the student has scored. फर्स्ट पार्ट है लेस देन 20, तो हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो पता ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो लेस देन 20, तो हम 20 तक देखेंगे, तो यानी कि कौन कौन सा नंबर आएगा 4 एंड 5, 20 से नीचे रह गया, तो 4 + 5 कितना हो गया 9, तो 9, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने 100 तक आ सकते हैं, तो ए पार्ट का आंसर हो जाएगा 9/100। फिर बिलो 60 बट 30 और मोर, तो 30 और मोर, 30 और मोर कहाँ है यहाँ पर है, तो ये लेंगे और बिलो 60 मीन्स ये लेंगे, तो 7
13 और 12, आप चाहो तो तीनों को प्लस करके दिखाओ कि कितना आ रहा है, फिर कितना आया आपके पास, और नीचे डिवाइडेड बाय 100, और ये फॉर्मूला सब में कैरी करना है आपने। तो कितना हुआ 20 एंड देन 12, यानी कि 32/100 आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ, कट हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी में आपको पता है आपको सिंपलेस्ट नंबर में लाना है, क्योंकि ये किस पे कट रहा है, 4 8 आ गया, नीचे 25 आ गया, तो 8/25 फाइनल आंसर हो जाएगा। इन सी पार्ट मोर देन और इक्वल टू 70, तो 70 ये रहा, मोर देन और इक्वल टू 70 मीन्स 100 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, तो हम इन तीनों को करेंगे। इट मीन्स 11 + 14 + 10 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो गया 24, 11 + 14 25 + 10 यानी कि 35/100, तो 5 पे कट रहा है 7 और नीचे आ गया 20, तो 7/20 आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया। इन डी पार्ट आपको बोला गया है अबव 89, तो अबव 89 में आपके पास कौन कौन सा आ जाएगा, सिर्फ 89 के बाद 90, और 90 तो इसमें इंक्लूड हो रहा है, 90 और 100, इट मीन 10 ही स्टूडेंट्स है, तो 89 के ऊपर वाले 10 ही है, यानी कि कितना आंसर आ गया 1/10 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो क्वेश्चन देखने में ट्रिकी लग रहा था, लेकिन है सिंपल है अगर आपको उसके पीछे का फंडामेंटल क्लियरली पता है तो। So next from algebra, matrices. Matrix A is given as this and B is this such that AB is a null matrix. Null matrix means इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन कंपेटिबल है। फाइंड ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स, तो ऑर्डर कितना बनेगा, तो पहले इनका बताते हैं तभी हमें AB का ऑर्डर पता चलेगा। तो AB का ऑर्डर के लिए पहले इसका कितना है 2/2, नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है 2 है, कॉलम कितना है 1 है, तो 2 और 2 मैच कर रहे हैं, इट मींस कंपेटिबिलिटी है, तो ऑर्डर कितना बनेगा 2 × 1, तो जो AB आएगा इसका ऑर्डर हो गया 2 × 1। ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स ये ए पार्ट था। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के लिए हमें नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें ए बी मैट्रिक्स का आंसर निकालना है। तो अब निकालने के लिए आपको पता ही है हम रो लेंगे फिर कॉलम लेंगे, और ऑर्डर हमें बस 2/1 आना है, इनकी 2 ही रोज आने हैं और एक कॉलम आना है। तो अब एक्स को एक्स से करा आपने, x² आया, x को 1 से किया तो 1 के साथ वही है x - 2, ये हमारा आ गया, यानी एक कॉलम बन गया। अब नेक्स्ट इज सेकंड रो लेंगे हम, सेकंड रो को इससे करेंगे तो इट मींस xy हो गया, देन 2 को इसके साथ करेंगे, तो आप एक बार लिख के ब्रैकेट लगा के 2 स्टेप में कर सकते हैं। तो 2 को किया x के साथ 2x हो गया, माइनस को करा तो -4 हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर आ गया 2/1 का। अब इसको क्या बोला उसने, ये नल मैट्रिक्स है, तो नल मैट्रिक्स है मींस इसके दोनों एलिमेंट 0 0 है, यानी हमारे पास 2 इक्वेशन सेपरेटली बन रही हैं। जब हम इनके एलिमेंट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम इक्वेट करेंगे, तो xy + 2x - 4 एक इंडिविजुअल इक्वेशन आ रही है और ये आ रही है, तो ये हम क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे ले लेंगे, प्रोडक्ट कितना आ रहा है -2, और मल्टीप्लाई और प्लस करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए 1, तो हम क्या ले सकते हैं प्लस का 2x और माइनस का x, प्लस करने पे इतना ही आ जाएगा और मल्टीप्लाई पे इतना आएगा। आप दोनों में से कॉमन लेंगे तो x + 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा -1 कॉमन, इट मीन्स x + 2, इट मीन्स x - 1 एंड x + 2, ये आपके पास 2 आंसर्स आ जाएंगे इसके। और अगर हम इनको इक्वेट करेंगे तो आपको पता है इक्वल टू 0 चल ही रहा है हमारे पास, तो x का आंसर 1 एंड -2 2 आ जाएंगे। अब यहाँ x y है तो 2 इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि मैं एक बार x का 1 लूंगी, तो व्हेन x = 1 हम ये वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पर y में क्या बनेगा, y की जगह पे 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो y रहा +2 - 4 = 0, तो y का आंसर कितना हो गया 2 - 4 इज -2, उधर जाके 2, तो व्हेन x = 1 y = 2, ये एक पेयर बन गया। सेकेंड पेयर के लिए हमें दूसरी वैल्यू लेनी है, व्हेन x = -2, ये दूसरा आ जाएगा, -2 फिल करना है हमने यहाँ पर, तो -2y फिर 2 है, x की जगह पे -2 है, -4 है, = 0, इट मीन्स कितना बना -2y -4 एंड -4 = 0, -2y = उधर जाएगा तो 8, तो इट मीन्स y का आंसर कितना हो गया 8 ये कितना -4, तो y का आंसर -4 हो जाएगा। तो व्हेन x is -2 तो आंसर y का -4 है, व्हेन x = 1 तो y का आंसर 2 है। तो ये हमारे पास 2 पेयर आएंगे, -2 पे -4 आ रहा है और 1 पे 2 आ रहा है, ये 2 आंसर्स आ रहे हैं। पॉसिबल वैल्यूज मांगी है तो हमें दोनों ही देनी पड़ेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP, क्या दी है AP हमें गिवन है 20, 17, 14, कितनी टर्म्स लिए हमने कि सम जो है वो इनका 65 आ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स हमने बतानी है, मतलब n हमने बताना है, तो n हमें बताना है, a यहाँ पर है, d हम यहाँ से निकाल सकते हैं, a कितना है 20 है, d कितना आ जाएगा 17 - 20 करेंगे तो -3 आपके पास d आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज हैं। अब नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो पहले सम है ये, तो सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा,
सम का फॉर्मूला आपको पता है, एस सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, कितना है 65 इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम फॉर्मूला n/2, n/2 हमें n तो पता ही नहीं है बट n/2 और साथ में क्या हो गया 2a यानी कि 20 प्लस n-1, n हमें नहीं पता, n-1 और d इज -3, उसका इक्वल टू 65 है, ये हमें पता है। सो नाउ हियर n/2 40 -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3n और इसको करेंगे तो ये प्लस का 3 इक्वल टू हमें पता है कि ये 65 है, तो 2 के भी उधर ले जाते हैं ताकि हमारे पास यहाँ आ जाएगा 40n और 40 और 3 को कर ही देते हैं, प्लस जितना भी बनता है बनने देते हैं। यहाँ पे 43 -3n आ रहा है, यहाँ पर बाहर एक और n है और 2 को वहां ले जाएंगे तो 130 आ गया आपके पास, तो 43n है -3n स्क्वायर है इज इक्वल टू 130 है, उधर ट्रांसपोज कर देते हैं ताकि सिंपल क्वाड्रेटिक हो जाएगी, 3n स्क्वायर -43n और प्लस का 130 इक्वल टू 0, ये बन रही है। तो प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें 13 इंटू 3 390, तो 390 के फैक्टर बनाइए 3 130, फिर किस पे जा रहा है 5 पे ले जाते हैं, 5 2 एंड देन 6 26 देन 13 और 2, तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं 5 टू द 10 एंड 3 30 और 30 मतलब 30 आ गया और 13 आ गया, तो 43 भी बन जाएगा यहाँ से, तो 3n स्क्वायर माइनस ले लेंगे हम यहाँ पर 30n और फिर साथ में -13n प्लस 130 इक्वल टू 0। अब इनमें से कॉमन 3n दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज -10 एंड हेयर 13 इट इज अगेन -10 इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू 10 आ गया और 3n -13 भी है, तो n इज इक्वल टू 13/3 आ गया, बट 13/3 क्योंकि हमारी फ्रैक्शनल टर्म हो रही है और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास होल नंबर में आनी चाहिए, तो यहाँ पर n का आंसर हमारे पास आ गया 10, तो n इज इक्वल टू हमने निकाला 10। अब हमें और भी इसका सेकंड पार्ट करना है कि हमें इसकी लास्ट टर्म निकालनी है, ये तो आपको समझ आ गया किस तरह से हमने निकाला है, तो n का आंसर 10 आने के बाद लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म मीन्स जिसका सम मिलाने के बाद 65 आया, जब हमने नंबर ऑफ टर्म्स 10 निकाल ली तो अब हमारे को an पता है, यानी कि लास्ट टर्म क्या है 10 है, तो हमें a 10th टर्म निकालनी है, तो 10th टर्म का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस n-1d, a is 20 plus 10 minus 1 means 9 and d is -3, तो 20 and 9 3 27 it means -7, तो लास्ट जो टर्म आएगी यानी कि 10th टर्म जो आएगी उसका आंसर हो जाएगा -7, और जो हमने पहले निकाला टोटल नंबर ऑफ टर्म वो 10 है, मतलब इस एपी की अगर हम 10 टर्म्स ले रहे हैं तो उनका सम 65 है और वो 10th यानी कि लास्ट टर्म जो एपी की वो -7 है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आपको पता चल रहा है ना क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख के कि क्यों कौंसिल ने आपका टाइम 2.5 आवर्स से बढ़ा के 3 आवर्स का किया है, क्योंकि कैलकुलेशन भी मुश्किल होने वाली है, क्वेश्चंस में ट्रिक्स भी इन्वॉल्व होने वाली हैं और थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करके ज्यादा होने वाला है, मतलब क्वांटिटी उनकी भी इंक्रीज होने वाली है, होते हमेशा हैं लेकिन क्वांटिटी उनकी कम होती थी, इस बार इसका मतलब है कि उनकी क्वांटिटी भी इंक्रीज होने वाली है, तो अपने लेवल को इंक्रीज करो, एनहेंस करने के लिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो, जितनी बुक्स आपको मिलती है मार्केट में, आप मेरे से अलग कमेंट में पूछते हैं तो मैं उसका आंसर आपको दे रही हूँ, कोई भी एक बुक आप करोगे तो वो सफिशिएंट नहीं है, चाहे आप किसी भी ऑथर की ले लो, जितने करोगे उतना बेटर रहेगा। एक बात करते हुए ध्यान रखना है कि हर ऑथर की बुक में आपको गलतियां तो मिलेंगी, मैं नहीं कहती कि मेरे वीडियो किसी आंसर में गलती नहीं होगी, बट मैंने जितने भी अभी तक सॉल्व किए हैं हमेशा हर बुक में कोई ना कोई थोड़ी थोड़ी गलती होती है, वो आपको ठीक करने के लिए अपने लेवल को ही इंक्रीज करना पड़ेगा, तो डू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिमेट्री, पॉइंट P2 - 3, पॉइंट गिवन है हमें, एब्सिस और ऑर्डिनेट गिवन है, ऑन रिफ्लेक्शन बिकम्स P डैश इट मींस 2 3, नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहले हम पॉइंट को ड्रॉ ही कर लेंगे, रिस्क नहीं लेना है। पॉइंट P2 मतलब हमारा एब्सिसा प्लस में यानी कि 2 है और -3, तो 2 - 3 में हमारा नीचे आ जाएगा, इट मींस इस पॉइंट पे आ जाएगा, दिस इज P2, -3 हमारा गिवन पॉइंट है जिसको हमने P लिया है। रिफ्लेक्शन के बाद द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट विल बिकम P डैश, और वो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में जा रहा है यानी कि 2 और 3 यानी कि यहाँ पर पहुंच गया है, तो P डैश इज 2, 3, आपको दिखाई दे रहा है किससे रिफ्लेक्शन हो रही है, x एक्सिस से, क्योंकि x का पॉइंट चेंज नहीं होता, y का पॉइंट चेंज होता है, तो हमारा पॉइंट जो है वो रिफ्लेक्ट होके वहां चला गया। इट मींस हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर यानी कि ए पार्ट का आंसर आप क्या लिखेंगे, x एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रही है। नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो भी हमारी बनी है यानी हमने x एक्सिस को लिया तो वो L1 लाइन हो गई, ये हमने लिख दिया। नाउ पॉइंट P डैश इज रिफ्लेक्टेड टू, P डैश इज रिफ्लेक्टेड टू P डबल डैश, लेकिन कहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, along the line L2 and L2 which is perpendicular to line L1,
अगर ये मेरी लाइन L1 है तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, यही होगी L2। वैसे तो जो भी इसके पैरेलल है वो सारी इसके परपेंडिकुलर ही होंगी, क्योंकि ऑल पैरेलल लाइन अगर सेम के साथ ही आ रही है तो वो आपस में पैरेलल है, लेकिन इसके साथ तो परपेंडिकुलर ही होंगी। लेकिन अभी के लिए हम कौन सी ले रहे हैं, L2, हम y एक्सिस को मान रहे हैं क्योंकि वो इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू लाइन L1। तो आ गया, एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश। तो जब मैं L2 से रिफ्लेक्ट करूंगी तो P डबल डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, y एक्सिस से होता है तो y का पॉइंट चेंज नहीं होगा, x का पॉइंट चेंज होगा, यानी कि -2 आएगा और -2 के साथ आपके पास यहाँ पर P डबल डैश -2 एब्सिसा हो जाएगा और y पॉइंट चेंज नहीं होगा, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया -2, 3। Now name and write the coordinates of the point of intersection of lines L1 and L2। और एक लाइन जो ऊपर बी पॉइंट में दी गई है वो मेरे ख्याल से यहां पर आनी चाहिए, एंड पासिस टू द पॉइंट विच इज इनवेरिएंट अलोंग बोथ द एक्सिस। अब कौन सा पॉइंट होता है जो दोनों एक्सिस से इनवेरिएंट होता है, वैसे इसने बी में लिखा है लेकिन मुझे लगता है ये टाइपो एरर है। जहां L1 और L2 का इंटरसेक्शन है वो पॉइंट सबको पता है क्या है, ऑरिजिन है। तो ऑरिजिन जो होता है वही एक ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों एक्सिस के लिए इनवेरिएंट होता है। इट मींस कि अगर मैं एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करूंगी तब भी वही आंसर आएगा, वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट करूंगी तब भी वही आंसर आएगा। तो हमें वो पॉइंट ऑरिजिन यानी कि सी पॉइंट में 0 0 लेना चाहिए। नेक्स्ट इज डी, पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड टू P ट्रिपल डैश। अब इस पॉइंट को हम P ट्रिपल डैश बना रहे हैं ऑन रिफ्लेक्शन थ्रू द पॉइंट नेम्ड इन आंसर ऑफ पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि जो स्टार्टिंग में हमने करा है। तो अब इसको अगर मैं रिफ्लेक्ट करूंगी तो P ट्रिपल डैश आएगा। इस पॉइंट को ऑरिजिन से रिफ्लेक्ट करेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। तो P ट्रिपल डैश का आंसर क्या आया, -2 एंड साथ में कितना आ गया, प्लस का 3। तो -2 और प्लस का 3, तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, यही पॉइंट दोबारा से आ गया। तभी उसने आगे आपसे पूछा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P ट्रिपल डैश, हमने लिख दिया। कमेंट ऑन द लोकेशन ऑफ पॉइंट P डबल डैश एंड P ट्रिपल डैश। तो क्या हो गए, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ रहे हैं, सो दे आर नोन एज कोइंसिडेंट पॉइंट्स, यानी कि दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को हम कह रहे हैं। तो कोइंसिडेंट पॉइंट्स आ गए, दोनों का आंसर ही -2, 3 आ रहा है, क्योंकि मैं जब इसका साइन चेंज करूंगी तो 2 का -2 हो जाएगा, लेकिन -3 का +3 हो जाएगा। तो -2, 3 मीन्स हमारा वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो वो ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में। बस यहाँ एक छोटी सी एरर है, जो बी पॉइंट में लिखा गया है कि आपने रिफ्लेक्ट करा परपेंडिकुलर एंड पासिस टू द पॉइंट विच इज इनवेरिएंट, वो वहां नहीं हो सकता, क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है वो दोनों एक्सिस के लिए इनवेरिएंट कभी नहीं होगा, वो y एक्सिस के लिए होगा, x के लिए नहीं होगा। सिर्फ ऑरिजिन एक इकलौता पॉइंट होता है जो दोनों के लिए इनवेरिएंट होता है, अकॉर्डिंग टू मी। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लाइन सेगमेंट AB is intersected by y axis and x axis at point C and D respectively, and रेशो हमें दिया गया है AC रेशियो AD is 1:4 है। तो AD के साथ है, AC का AD के साथ पूरा है। तो अगर हमें CD के साथ निकालना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं, खैर अभी उसकी बाद में आते हैं, पहले एक बार और पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। D इज द मिड पॉइंट ऑफ CB। D कहां पर है, D मिड पॉइंट है CB का, यहां तक जितना भी CB आ रहा है D उसका मिड पॉइंट है, ये हम यूज करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D, C एंड D। तो पहले तो हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, एनी पॉइंट लाइंग ऑन x एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, A, 0। तो x एक्सिस वाले पे y का पॉइंट 0 हो जाता है, और C जो कि y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x का पॉइंट 0 हो जाएगा, और दूसरा हम B ले लेते, तो 0, B हमारे पास C का पॉइंट आ गया। A का पॉइंट हमें -2, 6 इज गिवन, और B का PQ हमें ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पर AC और AD का रेशियो दिया है, बट वी नीड द रेशियो ऑफ AC टू, हमें CD के साथ चाहिए होता है ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो AC का CD के साथ कितना हो जाएगा, तो AC इतना हुआ, तो AD में से AC को माइनस, हम यहाँ लिखेंगे क्या कि AD में से AC को माइनस कर देते हैं। अब AD पूरा 4 है, में से 1 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि CD का 3 आ जाएगा। तो AC का रेशियो अगर मैं 1 ही ले रही हूँ तो CD 3 आ जाएगा, 1:3 हो गया। अब 1:3 तो हो गया, लेकिन हमने उसमें पॉइंट्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसको और सिंपल बनाने के लिए हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि हमने AC लिया, मतलब ये है, ये C है और ये D है, ACD ले लिया। अब इसका रेशियो हमने कितना निकाला, 1:3, मतलब इधर वाला पूरा 3 है और ये बचा हुआ पोर्शन 1 है। और पॉइंट्स इसके क्या क्या आ गए, A का पॉइंट हमें पता है, इट इज -2, 6, C पॉइंट इज 0, B, एंड D पॉइंट इज हमारा अभी हमने निकाला था A, 0। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमारे अभी A और B की टर्म में ही चल रहे हैं। अब हमें रेशो पता है,
तो हम रेशियो के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें सेक्शन फॉर्मूला आता है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ये रेशियो है 1, यहाँ पर इज 2, ये 3 है, तो मतलब m n ले लो, जैसे भी आपको इजी लगता है वैसे करना है। जब हम m लेंगे तो हमारा पॉइंट इधर का, कोऑर्डिनेट हमारे पास इधर का आएगा, इधर पॉइंट क्या है, a है, तो a को जब हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो a आया, फिर 3 को x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3 और -2, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया नीचे 1 + 3, और किसके इक्वल है, c पॉइंट का वैल्यू क्या है, x वाला 0 है। सिमिलरली जब हम y के लिए लेंगे m1 y2, यहाँ पर हमने लिया तो y2 का वैल्यू क्या है 0, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर m2 और y1 आ जाएगा, m2 3 है और y1 6 है, और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ गया 1 + 3, और y का पॉइंट है क्या है, इट इज b, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू b, ये b का आ रहा है, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो a -6 अपॉन जितना भी आएगा वो उधर जाएगा, 4 आ रहा है 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स a का आंसर 6 आ गया। तो a का आंसर आपके पास 6 आ रहा है, और b का आंसर आपके पास, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आते हैं तो 2 9/2, तो b का आंसर 9/2 एंड a का आंसर 6, ये 2 आ गए। जब ये आ गए तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स में से कुछ तो निकल गया। हमने क्या निकाला था, क्या वैल्यू मानी थी, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, c का क्या है 0, b, तो 0, b मीन्स 9/2, और d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a, 0, a मीन्स 6 एंड c, ये आ गए, तो 2 पॉइंट हमारे पास c और d आ गए। अब हमें क्वेश्चन पे वापस जाना है जहां ये दिया था कि d मिड पॉइंट है cb का, तो अगर मैं cb पे जाती हूँ तो d इसका मिड पॉइंट है, तो अब मैं pq भी निकाल सकती हूँ। इसके लिए हम एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं, ये cb आ गया, d इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, d मिड पॉइंट है जिसका वैल्यू अभी हमने निकाला है, इट इज 6, 0, c का वैल्यू हमने निकाला है 0, b यानी कि 0, 9/2। अब b का वैल्यू क्या है, p, q, तो अब हमारे पास pq की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो सबको निकालना आता है, p + 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6 हो गया। अगर मैं q लूंगी तो +9/2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, इट मीन p का आंसर कितना आ गया 6 × 12, और q प्लस ये तो उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो q + 9/2 इक्वल टू 0, तो q का आंसर कितना हो गया -9/2, तो p का आंसर आ जाएगा 12 और q का आंसर आ जाएगा -9/2। तो यानी कि b के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या बन रहे हैं, p और q, तो p कितना आया 12 और ये कितना आया -9/2, तो ये b के कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो आपके पास a भी आ गया, यहीं पर जो हमने लास्ट में आंसर लिखना होता है उसमें भी एक बार लिख देंगे 12 एंड -9/2। तो हमें यही बताना था, d, c और b, d निकल गया, c निकल गया, b निकल गया, और आप एक बार और इसको रफली थोड़ा सा और चेक कर सकते हैं। In next question, find the equation of the straight line perpendicular to the line which cuts an intercept of 2 units from the positive y-axis, जिसको हम c भी लेते हैं। Hence, find the intersection point of these two lines. तो हम पहले लिख रहे हैं, लाइन हमें गिवन क्या है, x + 2y = 4, ये लाइन हमें गिवन है, तो इसमें से पहले स्लोप निकालनी है, तो 2y = x उस तरफ जाएगा, -x + 4 हो गया, y का आंसर कितना हो गया -x/2 + 4/2, तो कितना हो गया ओरिजिनली मेरे पास -1/2 आ गया x के साथ और साथ में 2, तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास स्लोप है, यानी m का आंसर, स्लोप का आंसर -1/2 आ गया। और एनी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर होगी तो क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो माइनस ऑफ इसका रेसिप्रोकल, तो कितना हो जाएगा +2, तो उसकी स्लोप आ गई 2, ये एक पॉइंट खत्म हो गया। Which cuts an intercept of 2 unit from the positive y-axis, तो पॉजिटिव y-axis पे 2 पे कट करे, यानी कि यहाँ पर अभी हमने क्या देखा था, पॉजिटिव पे कोई भी वैल्यू होती है उसका आंसर कितना लेते हैं हम, x एक्सिस तो 0 होता है, तो 0,2 वो पॉइंट ले रहा है, तो पॉइंट आ गया 0,2 और m आपके पास ये आ ही गई है। तो एक तो मेथड हो गया कि आप डायरेक्टली इसको भर देंगे y = mx + c में, तो अब हमारी m कितनी है 2 है, x + c कितना आ गया 2, और आंसर आपके पास यही आ गया। चाहे तो इसको इसी तरफ ले आओ, y - 2x = 2, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, y - 2x = 2, या इधर ले आओगे तो -2 हो गया। या फिर अगर आपको ये मेथड से थोड़ा डाउट लगता है तो आप इस पॉइंट को फिल कर दो और दूसरी हमारे पास जो स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म है उसमें फिल कर देंगे, तो उसमें ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, तो y - y1 की जगह पे हम 2 फिल करेंगे, स्लोप ये हो गया y - y1 m x - x1, तो भी कितना आ जाएगा 2x हो गया, y ये आ गया आपके पास। अब इसको इधर ले आए, y - 2x और -2 इधर उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो सेम आपके पास y = 2x + 2 ही इक्वेशन आ रही है। चाहे आप उसको जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने पॉइंट स्लोप से भी फॉर्म कर दिया
y इंटरसेप्ट दिया होता है हम डायरेक्टली c की जगह पे डाल सकते हैं, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c y इंटरसेप्ट ही होता है। लेकिन जब x इंटरसेप्ट दिया होगा तो आपको कंपल्सरीली वहां पर एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालकर तब आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी। With this, I conclude my today's video. Hope you like the solutions given by me. That is why you are requesting me to make more and more questions related with this topic. It means you are liking it. Thank you for your likes, shares and subscribes also. But don't forget to share with others. हमेशा करते रहना है ताकि सारे ICSE स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बिलीव मी, आपका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में शिफ्ट नहीं हो जाएगा अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे। अभी भी टोटल सिर्फ 15% सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है और वीडियो देख रहे हैं, बाकी 85% अभी भी अनसब्सक्राइब ही चैनल देख रहे हैं। इतना गंदा है क्या मेरा चैनल? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अगर नहीं पसंद है वो भी बता दो। थैंक यू।